स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंसिग्निया के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसी सेवा के बारे में, इंडियन पोस्टल सर्विस के बारे में, क्योंकि आजकल हम लोग चिट्ठियां लिखना तो बंद कर दिया है। तो लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि जब चिट्ठियां बंद हो गई तो पोस्टल डिपार्टमेंट भी बंद हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे जो जानकारी थोड़ी बहुत मिली उससे मुझे पता लगा कि पोस्टल डिपार्टमेंट का तो रोल और ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे शायद उतनी जानकारी नहीं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उनका नाम है मिस्टर वासु मित्र। ये इंडियन पोस्टल सर्विस के अधिकारी हैं। जब रिटायर हुए तो मेंबर थे, यानी कि हाईएस्ट लेवल पर थे पोस्टल डिपार्टमेंट में, और वो वहाँ रहे हैं। तो हमने सोचा इनसे बातचीत करके ये जानकारी करें कि पोस्टल सर्विस की पोटेंशियल क्या है, कौन से उसमें चैलेंजेस हैं, कैसी सर्विस है, और आप में से जो लोग इस सर्विस को ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या है इस सर्विस में। तो हम आपका स्वागत करते हैं वासु मित्र। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क यू इज, which year did you join postal service? When did you join postal service? अनिल, मैंने 1984 में क्वालिफाई किया था पोस्टल सर्विस के लिए, और 85 के फरवरी में मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैं उस साल फिर सिविल सर्विस लिख रहा था। तो 85 में मैंने ज्वाइन किया, 84 बैच। तो आपने जब ज्वाइन की पोस्टल सर्विस तो आपको पोस्टल सर्विस की थोड़ी जानकारी थी? वर यू अवेयर ऑफ व्हाट वाज इन द ऑफरिंग ऑफ पोस्टल सर्विस? जब ज्वाइन करी उस समय तो थोड़ी जानकारी हो गई थी, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ था और जब मुझे पता लगा था कि मैं भारतीय डाक सेवा मुझे मिली है, तो बहुत जानकारी तो नहीं थी। पर क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी में डाक का तो रोज़ का ही महत्व रहता है, और डाक सेवा हम लोग, मेरे ख्याल में शायद ही देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डाक सेवा जिसको ना मिलती हो या जिसने कभी ना ली हो। तो इसलिए फ्रॉम द अदर साइड, जिसे कहना चाहिए एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, तो हम लोगों ने ली ही है, और उसका काफ़ी आइडिया था मुझे कि क्या होता है। और क्योंकि मेरे पिता विश्वविद्यालय में थे अध्यापक, तो उनके पास तो बहुत कॉपियों का आना जाना, पेपर वाना, तो हमारे यहाँ तो काफ़ी डाक और पार्सल ये सब आते थे, तो और पोस्टमैन का रोज़ ही आना जाना रहता था। तो उतनी जानकारी तो थी मुझे, पर एज अ सेवा क्या क्या होता है, उसमें हमको क्या क्या करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था, सिवाय इसके कि डाक एक आती। तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पर हुई? अनिल, मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर में थी। अच्छा, वाह, इंटरेस्टिंग। तो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद मुझे जब सबसे पहले कश्मीर भेजा गया, और उस समय कश्मीर शांत था, ये 87 के शुरू की बात है, और 2 साल मैंने कश्मीर वैली में काम किया। हमारे यहाँ पहला जो होता है इस तरह का पोस्ट होता है वो सीनियर स्टूडेंट पोस्ट ऑफिस कहलाता है, जो कि एक डिवीज़न का इंचार्ज, पोस्टल डिवीज़न का इंचार्ज। तो उसके कार्य क्या होते हैं? वो मेरा ख्याल जो इसको देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या क्या कार्य होता है उस इलाके की। वो ज़्यादातर तो कोटरमना से एक डिस्ट्रिक्ट होता है, पर छोटे जगहों पे बड़े, जैसे मेरे पास 5 डिस्ट्रिक्ट वैली के थे। उस इलाके के जितने भी डाक खाने हों उनका सुचारू रूप से चलना, और उसमें जो लोग हैं काम करते हैं उनकी देखरेख, यानी कि जो मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो बजटिंग, प्लानिंग, मटेरियल्स मैनेजमेंट, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में फॉर्म्स वगैरह बहुत यूज़ में लिए जाते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, क्योंकि डाक का आना जाना रोज़ का काम है, मेल वैन्स होती हैं हमारे पास जिनका रख रखाव चलना, और जिस भी तरह का मैनेजमेंट हो सकता है वो सब आपको उस छोटे से एरिया का पूरा प्रबंधन करना। सो मैन एंड मटेरियल मैनेजमेंट आपको बहुत सुचारू रूप से करना होता है। ऑपरेशंस भी आप उसमें जोड़ लें, क्वालिटी भी जोड़ लें, क्वालिटी का, क्योंकि को स्थायी रखना और उसको इम्प्रूव करना, वो भी एक बहुत बड़ा काम। देखिए, सन 87 में तो लोग चिट्ठियाँ फिर भी लिखते थे, लेकिन उसके अलावा क्या कार्य कुछ होता था पोस्टल डिपार्टमेंट में चिट्ठियों के अलावा? सामान्य रूप से जो नागरिक है वो समझता है पोस्टल डिपार्टमेंट लगता है मतलब कि ये जानकारी शायद अब तो कुछ कुछ होने लगी लोगों को, पहले तो शायद उतनी नहीं होती थी, कि डाक विभाग जो है, और एक कोई डाकखाना जो उसका एक यूनिट, सर्विंग यूनिट है, वहाँ पे इंश्योरेंस का काम भी होता है, वहाँ पे बैंकिंग का काम भी होता है। और ये आज से नहीं, मेरे ख्याल में 19वीं शताब्दी के अंत से शुरू हुआ, 1876-74 से ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। और उसके अलावा मेल का काम तो है ही। बदलते वक्त के साथ कुरियर सर्विस शुरू हुई, 80 के दशक के बीच में हमने स्पीड पोस्ट शुरू करी,
उसके अलावा विभिन्न रूप डाक के, जैसे रजिस्टर्ड या पार्सल्स। अब आजकल ई कॉमर्स का ज़माना है, तो पार्सल्स की वैल्यू आपको समझ में आएगी कि कितना, तो वो। और उसके अलावा भारत सरकार के विभिन्न स्कीम्स को प्रभावशाली बनाना और उसमें मदद करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत पहले की बात है, जब मलेरिया उन्मूलन का काम हो रहा था तो डाक खाने से कुनीन बांटी जाती थी। अच्छा। और इसी तरह जब भी ज़रूरत पड़ी, मॉडर्न ज़माने में आप आ जाइए तो जब मनरेगा हुआ तो मनरेगा में जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था पैसे का जाके वहाँ पे, वो भी डाक खाने के थ्रू जाने लगा। डीबीटी जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो भी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, वो सारे इसके थ्रू जाने लगी। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन्स हैं, इस तरह की जितनी भी स्कीम्स हैं जहाँ पे पैसे को भेजना, क्योंकि हमारे पास मनी ऑर्डर सर्विस तो पहले से थी, तो पैसे का भेजना और उसको उन व्यक्ति तक पहुंचाना, अब चाहे वो मनी ऑर्डर के थ्रू जाए, चाहे वो अपना खाता खुलवाएं, अब तो खाते बहुत खुल गए हैं, जनधन योजना आ गई है तो उसके भी खाते खुल गए हैं लोगों के, तो उनके खाते में वो रकम पहुंचाना, तो ये सारा काम डाक खाने के थ्रू होता आया है। और वक्त के हिसाब से जब भी ज़रूरत पड़ी डाक खाने का उपयोग भारत सरकार ने किया। तो संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि सरकार की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें डाक खाने की या इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, वित्तीय दृष्टिकोण से इवन अन्यथा भी। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी जब कश्मीर में पोस्टिंग थी तो मेरे साथ के कुछ और लोग जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के थे और जिनकी पोस्टिंग वहाँ एसडीएम हुई, तो कारगिल ज़ंस्कार का इलाका तो हम सब जानते ही हैं। जब वो वहाँ पे गया, उसने अपना चार्ज लेने के लिए, और बड़ी मुश्किल से पहुँचा, उसको हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा क्योंकि वहाँ इतनी बर्फ़ होती है। तो उसने मुझे बताया कि फलाना तहसील में तहसीलदार गायब, स्कूल जो था उसका अध्यापक गायब, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसका डॉक्टर गायब, खाली एक ही व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा था, वो था पोस्ट मास्टर, जो एक सरकारी रिप्रेजेंटेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि डाकखाना चला रहा था। अच्छा, उसका एक कारण ये भी होता है कि हमारे यहाँ ये जो डाकखाने होते हैं सुदूर इलाकों में या गांव वगैरह में, वहाँ पे ज़्यादातर लोकल स्थान के जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग ही होते हैं, तो वो वहाँ पे था और ही वॉज गिवन चार्ज ऑफ ऑल दीज पीपल कि भाई तुम हो तो चलो तुम ही ये देख लो, तुम भी यही देख लो, तो जैसे पढ़ाई स्कूल का रख रखाव है या थोड़ा बहुत और काम होगा। तो डाकखाने की क्योंकि उपस्थिति, अब आप ऐसे सोच लो अनिल कि भारत में करीब 6.5 लाख गांव करीब होंगे और करीब 2-2.5 लाख पंचायत हैं। भारत में 1,55,000 डाकखाने, जिसमें करीब 25,000-30,000 तक आप शहरी इलाकों में अगर निकाल दो तो 1,20,000 गांव ऐसे हैं जहाँ पे डाकखाने हैं। भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स में किसी के पास भी इतना बड़ा नेटवर्क कभी नहीं रहा। उस नेटवर्क का भारत सरकार ने हमेशा उपयोग किया जब भी ज़रूरत पड़ी, और इस पे डाक विभाग हमेशा खरा उतरा। वेरी गुड। सो आपका एक तो शुरू में अनुभव हो गया आपका, जब आप ज़िले में गए वहाँ पर, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होती है पोस्टल सर्विस में, आप प्रमोट होके कहाँ जाते हैं उसके बाद? ऐसा है, हमारे यहाँ 2 तरह के आप मान लो, एक तो होता है जो कि डिपार्टमेंट का डायरेक्टरेट जो कि दिल्ली में है, तो वो तो मिनिस्ट्री की तरह से काम करता है, तो वहाँ पे या तो आप आते हैं तो वो वहाँ तो प्लानिंग और पॉलिसी इन सब का काम होता है। और अब जैसे आप डायरेक्टरेट से मैं शुरू करूँ तो यहाँ पे हमारे यहाँ डायरेक्टर जनरल, फिर डिप्टी डायरेक्टर जनरल से होते हैं। तो अगर आप पहली पोस्टिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया एसएसपीज होते हैं, तो टाइम स्केल में हमारे यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल की पोस्ट होती है, जो अंडर सेक्रेटरी समझ लो आप, दूसरे विभागों में जैसे होते हैं, तो वो होते हैं। और फिर वो हमारे यहाँ जैसे कि आप मान लो कि डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। अब एक है जैसे सेविंग बैंक्स है, बैंकिंग का, तो एक एडीजी बैंक सेविंग्स बैंक होगा, या एक से ज़्यादा भी होते हैं क्योंकि उसके भी कई तरह के डिविजन्स हो सकते हैं। फिर उसके ऊपर एक डायरेक्टर होगा, उसके ऊपर एक डिप्टी डायरेक्टर जनरल होगा, और फिर उसके बाद वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल अपने कंसर्न मेंबर को रिपोर्ट करेगा। तो ये आप समझ लो एक हायरार्की ऐसे हुई, जैसे कि अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, इस तरह से हुई। फील्ड में जैसे डिवीजन मैंने आपको बताया कि को टर्मिनस टू अ डिस्ट्रिक्ट जनरली,
उसी तरह भारत में हमारे यहाँ सर्कल्स होते हैं। अच्छा। तो 22 सर्कल हैं डाक विभाग के, स्टेट मोस्टली को टर्मिनस टू अ स्टेट। 28-29 स्टेट में 22 क्यों, वो इसलिए बता दूं, जैसे नॉर्थ ईस्ट एक सर्कल है, तो 7 स्टेट का तो एक सर्कल हो गया। उसी तरह कुछ एक आध ऐसे भी हैं जहाँ पे जैसे महाराष्ट्र और गोवा एक सर्कल है, गोवा को महाराष्ट्र के साथ रखा है क्योंकि बहुत इतना छोटा है कि अलग से उसमें उन्होंने उसको सर्कल नहीं दिया। उसके अलावा उस एक सर्कल में रीजन्स होते हैं। तो बड़े जगह जैसे यूपी में 6-7 रीजन हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं, डिपेंड करता है कितना बड़ा सर्कल है। जैसा मैंने बताया कि एक डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट या एक एसएसपी के पास करीब इतना एरिया होता है कि 500-600 डाकखाने तो होते ही हैं उसके पास, करीब 10,000 तो एम्प्लॉय होते ही हैं उसके पास। और रीजन में आप उसी को 4-5 गुना कर दो उसका। रीजन इज हेडेड बाय अ पोस्ट मास्टर जनरल, जो कि एसएजी स्केल आप समझ लो वो होता है, और उसके पास डायरेक्टर होते हैं। अच्छा। तो डायरेक्टर भी कई तरह के हो सकते हैं, एक तो ऑपरेशंस वाला होता है, फिर और तरह के डायरेक्टर जैसे स्पेशलाइज्ड डायरेक्टर्स भी होते हैं। बेसिकली काम सुपरविजन ऑफ द एसएसपीज इन दी ऑपरेशंस का तो है ही, उसके अलावा उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है प्लानिंग वगैरह के लिए। अच्छा। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि किसी भी डिवीज़न की प्लानिंग बजटिंग वो सब उसी स्टेज से शुरू होती है, तो फिर वो रीजन में उसका करना। और क्योंकि डाक एक ऐसी चीज़ है जो कि एक जगह लिमिटेड नहीं रहती ना, वो तो ट्रैवल करती है देश में, क्या अब विदेशों तक में। आप यहाँ से खत लिखेंगे, आप इंग्लैंड में भी लिख रहे हैं, यूके के में अपने आदमी को किसी को लिख रहे हैं, आप यूएस में भी लिख रहे हैं, और ये तो सब जगह आदान प्रदान डाक का और डाक से रिलेटेड पार्सल्स वगैरह का तो पूरे उसके लिए एक बॉडी है। मैं यहाँ ही बता दूँ, एक होती है यूपीयू करके है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है वो एक इंटरनेशनल बॉडी है, जो एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसके करीब 180 से ज़्यादा मेंबर्स हैं देश, और उनका सारा आपस का जो रिश्ता है डाक का वो यूपीयू के थ्रू गाइडेड रहता है। इसमें एक मल्टीलेटरल जिसे कहते हैं कि सिस्टम बनाया गया है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने यहाँ से एक चिट्ठी भेजी यूएस, आपने उसके लिए मान लीजिए 10 रुपये चार्ज किया, साधारण लेटर। अब वो 10 रुपये आपको मिला, लेकिन वो चिट्ठी यहाँ से पोस्ट होके गई यूएस। आगे का काम यूएस के डाकखाने ने किया, उन्होंने उसको हैंडल किया, उसको डिलीवर किया, उस पर खर्चा किया। तो अब एक चिट्ठी के काम 2 स्टेट ने किया, 2 देशों ने किया, पैसा एक को मिला है। तो इसको भी एक सेटलमेंट होता है। अच्छा। यूपीयू में इस तरह के नियम बनाए गए हैं कि ये सेटलमेंट कैसे होगा। तो जहाँ पे आदान प्रदान में जहाँ ज़्यादा होता है, जैसे गई चिट्ठियाँ कम है और आई ज़्यादा हैं, तो फिर हम उनको वो थोड़ा पैसा उस हिसाब से कैलकुलेशन, उसकी कैलकुलेशन के तरीके हैं, तो वो एक सिस्टम है। तो ये पूरे उसी तरह आप यहाँ देख लो, अगर हमारे देश में देख लो, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट डाक जा रही है, ट्रेन से जा रही है, वहाँ पे लोग ले रहे हैं, तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, कितने बजे पहुँच रही है, कितने बजे चल रही है, उसका एक पूरा खाका तैयार होगा। तो लोकल लेवल पे तो हम लोग तैयार करेंगे, जैसे मेल वैन कब गई, कब डिलीवरी हुई बैग की, कब डाक बटेगी। उसी तरह फिर वो आगे के लेवल पे यहाँ से अगर हमको केरल चिट्ठी भेजनी है तो किस गाड़ी से जा रही है, वहाँ का इंतजाम वो लोग करेंगे, वहाँ रिसीव करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये बताइए, अब चूंकि लोग चिट्ठियाँ कम लिखते हैं जी, तो अब हम आते हैं इस बात पर कि आपके टाइम पे भी क्या आपने कुछ रोल में परिवर्तन देखा पोस्टल डिपार्टमेंट का? हाँ, एक तो मैं ये बताऊँ तुम्हें अनिल कि टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बहुत, जैसे कहना चाहिए, समय से आ गई, और उसके लिए जो लोग भी उस समय थे विभाग में, मुझे उनकी दूरदर्शिता कहनी चाहिए। कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारी जो सेविंग बैंक है, सबसे पहले कंप्यूटर वहाँ हमारे सेविंग बैंक में आया। इवन भारत के दूसरे बैंक हैं उनसे पहले सबसे पहले कंप्यूटर लाया गया, और थोड़ा जैसे बहुत कम यूज़, उस समय स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स होते थे उसमें काउंटर पे। इस तरह काउंटर पे भी स्टैंड अलोन मशीन्स हमारे यहाँ आई। बाद में हमारे यहाँ एक बहुत
आज से 10, 12, 15 साल पहले तो कोर बैंकिंग भी शुरू हो गई। तो आज डाकखाना उसी तरह से बैंक, उसका हमारा सेविंग बैंक काम करता है जैसे बाकी बैंकों के करते हैं। क्लियरिंग में भी उसी तरह से हम मेंबर हैं। सारा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ही काम है। इसी तरह से जो मेल मैनेजमेंट है, आप अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें, जैसे हमारी मेल मोटर्स हैं, शुरू में ही जब वो सिस्टम आया तब से हमने उसमें जीपीएस लगा रखा कि हम ट्रैक कर सकते हैं हमारी मेल वैन कहाँ गई, कब गई, कितने बजे गई, कब पहुँची, टाइम से चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि आगे कनेक्टिविटीज़ रहती हैं। अगर वहाँ से नहीं टाइम पे निकलेगी पोस्ट ऑफिस से तो फिर स्टेशन ठीक से टाइम पे नहीं पहुँचेगी, फिर वो मिस कर देगी बैग जो है गाड़ी से, ट्रेन से जो जाना है, क्योंकि ट्रेन अपने टाइम पे जाएगी। तो इस तरह से उसी तरह काउंटर मैकेनाइजेशन है। मल्टीपर्पज़ काउंटर मशीन्स हमने लगा ली बहुत पहले, शुरू में ही जब आई। अब आप किसी भी डाकखाने में जा कर के कुछ भी काम कर सकते हो। आप किसी भी डाकखाने के काउंटर पे जाके अपना सेविंग बैंक का बैंकिंग कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस जहाँ पे आपका अकाउंट है। तो फिर स्पीड पोस्ट कुरियर सर्विस हमने, जैसे मैंने बताया, 80 के दशक में ही शुरू कर दी थी, क्योंकि कुरियर्स फैल रहे थे और बड़े डिसऑर्गेनाइज था वो काम। हमने एक रेगुलर कुरियर सर्विस शुरू करी। और ये आपको तो जानकारी होगी, स्पीड पोस्ट एक ऐसी सेवा है जो भारत के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट, प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट हैं, सब स्पीड पोस्ट ही यूज़ करते हैं। आप कहीं भी अप्लाई करिए, वो आपसे कहेंगे आप स्पीड पोस्ट से आपको भेजिए, या तो ऑनलाइन होगा या स्पीड पोस्ट से होगा। स्पीड पोस्ट एक सेवा है, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल की सेवा है। अच्छा, इसकी शुरुआत भी जैसे मैंने बताया ईएमएस ने, उन्होंने ईएमएस करके शुरू किया था इसको, एक्सपीडाइटेड मेल सर्विस कहते हैं इसे। तो उसमें सब मेंबर हैं। फिर सारे देशों में वो स्पीड पोस्ट जो हम कहते हैं, वो ईएमएस भी पूरे विश्व में है। आप इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट जो भेजते हैं वो ईएमएस ही है। तो वो एक शुरू हुई। अच्छा, जब वो शुरू हुई तो वहाँ पे मैनेजमेंट के दूसरे एस्पेक्ट देखे गए कि अब डाकखाना जो है एक सिर्फ सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अब हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी करते हैं उसमें, ये सोचा गया। तो तब ये बात आई कि यहाँ पे अब हमको एक मार्केटिंग का भी थोड़ा सा शुरू करना चाहिए। तो एक यूपीयू की कांग्रेस होती है हर 4 साल में एक बार। तो वॉशिंगटन में एक कांग्रेस हुई थी जो 86 में हुई थी। तो उसमें ये तय किया गया कि सारे पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो अपने यहाँ मार्केटिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, क्योंकि अब डाकखाना पूरे विश्व में और बहुत सारे देशों में जहाँ पे डाक सेवा जो थी वो एक सरकारी सेवा हुआ करती थी, हमारे यहाँ तो अभी भी है, वो या तो पब्लिक कंपनीज बना दी गई या प्राइवेटाइज हो गई। तो अब वो तो प्राइवेट कंपनीज है ना, उन्हें तो मुनाफे वाला काम भी करना है, सर्विस भी करनी है। यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो बेसिक सर्विस है वो सब देशों में जो है वो सब्सिडाइज्ड ही है, और उसका रेट यूपीयू के हिसाब से तय होता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये एक आम आदमी की सेवा है। उसके अलावा आप दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें आप अपने जो भी चाहे रेट रखें, लेकिन जो आम बेसिक डाक सेवा है वो हमारे देश में ही नहीं सारे देशों में उन्होंने एक रेंज दे दी है कि इससे ज़्यादा आप रेट नहीं रख सकते हैं। तो मार्केटिंग का ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ शुरू हुआ। जब मार्केटिंग हमने शुरू करी तब हमें एहसास हुआ कि लोगों को तो हमारी सर्विसेज के बारे में पता ही नहीं है। तो फिर उसको हमने लोगों को बताना शुरू किया, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि लोगों को डाक के बारे में जानना ही नहीं पता लगा। हमारी जो दूसरी सेवाएं हैं जैसे बैंकिंग की है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, उसके बारे में भी लोगों को पता लगना शुरू हुआ। फिर उसकी डिमांड बढ़ी। तो अब जैसे मैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का तुमको एग्जांपल दूं, उसमें क्या हुआ कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इंसिडेंटली बोनस हमेशा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बोनस से ज़्यादा रहा। अच्छा। पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ सरकारी अधिकारियों और सरकारी मुलाजिमों के लिए हुआ करती थी। फिर उसको एक्सटेंड किया गया कि सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके एम्प्लॉयज़ भी इसको कर सकते हैं। बाद में इसको और बढ़ाया गया कि टीचर्स, यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी इस तरह के संस्थान हैं उनके लोग भी इसको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे उसका फिर वो और बढ़ता गया। तो इस तरह से डाक से अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तो रेवेन्यू बढ़ा हमारा,
खाली मेल डिपेंडेंट नहीं रहा। अब जैसा कि आपने पहले कहा कि मेल तो कम होती जा रही है, तो नेचुरली उसका रेवेन्यू भी या तो कम होगा या थोड़ा परसेंटेज उसका जो बढ़ता है वो कम होगा। और अब हमारे पास इनकम और होनी चाहिए कहीं से, किसी भी को सस्टेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इतना तो होना चाहिए कि अपने पैरों पे खड़ा रहे। ये भी एक जैसे कहना चाहिए कि सोच धीरे धीरे आई, पहले ऐसा नहीं था। पहले जब मैंने नौकरी शुरू करी थी 80 के दशक में, उसमें लगता ठीक है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इतना आपके पास लॉस आता है। और भारत सरकार से जब हम कहते थे कि भाई हमारा इतना लॉस हो रहा है कुछ हमें लिए, तो ये कहते थे आपको हम सब्सिडाइज तो कर देते हैं, आपको बजट में हम उतना पैसा दे देते हैं जितना आपका लॉस होता है, तो आप वाई यू बॉदर, आप लोग क्यों इसके लिए भाई। लेकिन धीरे धीरे जब सरकार का भी एक आपने देखा 90 के दशक के बाद एक सारा एक व्यू बदला इकोनॉमी को लेकर के भी, तब ये हुआ कि भाई ठीक है पोस्टल डिपार्टमेंट को भी अपनी कमाई करनी चाहिए। और मैं इसमें शायद नाम लेना बहुत ठीक नहीं होगा, हमारे कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसे आए हमारे विभाग में, हमारे मंत्री जो थोड़े बड़े मॉडर्न सोच के थे, और उन्होंने वो बाहर से पढ़ के भी आए थे। उन्होंने ये सोचा कि भाई हमको कुछ करना चाहिए यहाँ पे, टेलीकॉम में तो अपने आप पैसा आ रहा है, पोस्टल क्योंकि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में ही दोनों आते थे, कि उसको भी अब अपनी कुछ अर्निंग शुरू करनी चाहिए। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट एरो शुरू हुआ 2008-9 में, स्वरूप बदला पोस्ट ऑफिस का, इमेज बदली गई, तो उसको उससे बहुत फ़र्क पड़ा। लोगों का एक मन में पोस्टल डिपार्टमेंट भी एक बैंक की तरह से दिखने लगा, जहाँ पे जाके आप दूसरे सर्विसेज ले सकते हैं। हमारा फुटफॉल बढ़ा, क्लाइंटेल बढ़ा। और उसके बाद आप ये देखो कि पोस्टल डिपार्टमेंट में जब मैंने लाइफ इंश्योरेंस की बात करी, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए और सबकी आप लोगों की जानकारी के लिए कि हमारी जो आर्मी है वहाँ पे हमारा एक सर्कल वो भी है, आर्मी पोस्टल सर्कल, जिसमें हमारे यहाँ के लोग डेपुटेशन पे जाते हैं, अधिकारी सारे पोस्टल इंडियन पोस्टल सर्विस के ही होते हैं वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मेरे ख्याल में सारे ऑलमोस्ट सारे सैनिकों ने ले रखा होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। फिर उनकी मेल पहुँचाना, उनको न्यूज़पेपर पहुँचाना, अब तो खैर न्यूज़पेपर उतना नहीं वैल्यू रह गई, पर उस ज़माने में तो न्यूज़पेपर अगर आपको लेह लद्दाख पहुंचाना है या नाथुला पहुंचाना है तो वहाँ भी न्यूज़पेपर जाता था आर्मी पोस्टल सर्विस के थ्रू। सो आई एम ग्लैड आपने इन सब पे अच्छा प्रकाश डाला। अब जो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये विद द कमिंग ऑफ इंटरनेट एंड पीपल स्विचिंग ओवर टू डिजिटल कम्युनिकेशन, आपके टाइम पे ही क्या आपने चेंज देखा था कि लेटर्स कम हो गए? और दूसरा, क्योंकि ये जो लेटर्स जाते थे, पत्र जाते थे, ये प्राइमरली सब्सिडाइज किए जाते थे गवर्नमेंट द्वारा, बिकॉज इसमें खर्चा ज़्यादा होता था और इनकम कम होती थी। जो इनकी संख्या कम हुई है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? हाउ इज पोस्टल डिपार्टमेंट एडजस्टिंग टू दिस चेंज, स्विच ओवर टू इंटरनेट, स्विच ओवर टू डिजिटल कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू रिटन कम्युनिकेशन? ऐसा हुआ कि एक अच्छा ये रही कि बड़ा ग्रेजुअल चेंज हुआ, एकदम से एक दिन में नहीं आया कि हमें कोई शॉक जैसा लगा। जब ये पर्सनल मेल कम हुई, जिसको हम पर्सनल मेल कहते हैं, तब ये जंक मेल बहुत शुरू हो गई थी। जैसा देखा होगा पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स एंड ऑल, क्योंकि तब तक इंटरनेट और ईमेल उतना पर्सनल लेवल पे थोड़ा बहुत तो था, व्हाट्सएप वगैरह तो था ही नहीं। तो जितनी कमर्शियल मेल थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। कमर्शियल मेल से मेरा मतलब है कि बिल्स, टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल, ये सारे डाक से जाते थे। और इनकी एक बहुत बड़ी संख्या थी, क्योंकि टेलीफोन ऑलमोस्ट हर घर में होता था, बिजली तो सभी घरों में होती है, तो इस तरह के सारे बिल्स जाते थे। तो कमर्शियल मेल बहुत बड़ी। और एक चीज़ और आपने देखी होगी कि उस समय ये कॉरपोरेट मेल जो दूरदर्शन वाली या चैनल्स वाली थी, वो भी काफ़ी, हमने कंपटीशन कार्ड भी एक शुरू किया था, इसीलिए कि वो सब्सिडाइज लेटर पे वो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, तो कंपटीशन पोस्ट कार्ड आए थे इसीलिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये चेंज आते गए, थोड़ा थोड़ा हम अपने को उसमें ढालते गए, नई नई चीज़ें लाते गए। तो कमर्शियल, अब तो खैर आप बिल्स भी आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक, वो सारे व्हाट्सएप और ईमेल पे ही आ जाते हैं। तो जब ये चीज़ कम होने लगी तो हमने ज़्यादा ध्यान दिया
इस पे आपके स्पीड पोस्ट पे, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फिजिकली भेजनी है। दूसरा ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स है, पार्सल एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा पार्ट, जैसे मैंने शुरू में बताया, हमेशा से रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरे पिताजी के पास कॉपियाँ सारी पार्सल से ही आती थी और कोई तरीका था ही नहीं। कॉपी आएंगी, फिर उसको हम सील करके वापस भेजी जाती थी यूनिवर्सिटी को। तो लॉजिस्टिक्स हमेशा से बहुत बड़ा रहा। अब वो ई कॉमर्स में आ गया। आप कितना भी ऑर्डर ऑनलाइन कर दो, डिलीवरी तो आपको फिजिकली होनी है और लास्ट माइल तक होनी है। तो ये भी नहीं कि दिल्ली के अंदर ही होनी है। आपको बैठ करके दिल्ली में आपसे भी अगर आप सप्लाई कर रहे हो, आपका वेयर हाउसिंग मान लीजिए बहुत जगह तो हो नहीं सकता, दिल्ली में होगा या और थोड़े एक शहरों में होगा। तो आपको अगर सामान भेजना है और किसी ने आपको असम के किसी कॉर्नर से वो ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो आप कैसे भेजो? नॉर्मल प्राइवेट से कोरियर सर्विस तो वहाँ है ही नहीं। वो भी एक बात है। आप इंटरनेशनल की बात करो तो अगर DHL आपको कोई चीज़ इंडिया भेजेगा तो उसका नेटवर्क इंडिया के अंदर तो नहीं है ना, बॉम्बे तो वो ले आएगा। तो उनके साथ बड़ा टाइप्स हुए हमारे। पहले तो बहुत से कुछ छोटे कुरियर जो थे वो तो हमको वैसे ही यूज़ करते थे। मतलब आप डाक खाने में किसी कभी जाते तो आपको मालूम पड़ेगा कुरियर खड़ा हुआ है वहाँ पे, बुक करने के लिए से भेज दें या ऐसे भेज दें। और कुछ बड़े कुरियर जैसे कि अब DHL की मैंने बात करी, उनके साथ हमारे टाई अप से कि ठीक है लास्ट माइल हम करेंगे, आप उसको ले आइए। बीच में फिर हमने उनकी बुकिंग भी शुरू करी थी अपने बहुत सारे डाकखानों में। उनके बॉक्सेस वगैरह हमको मिल दिए थे जिसमें इंटरनेशनल के लिए कि आप डाकखाने में जाइए, DHL के बॉक्स में सामान डालिए और उसको भेज दीजिए। एक प्रश्न और इससे पहले हम समाप्त करें इस हम लोगों के चर्चा को। अधिकतर एस्पिरेंट्स देख रहे हैं सिविल सर्विस के, तो उनको पोस्टल सर्विस क्या ऑफर करती है या क्या पॉसिबल चैलेंजेस हैं? अगर वो इसको देना चाहें एज ए चॉइस तो क्या विचार में रखें कि कैसी सर्विस है, क्या उनके उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं या क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहें। 2-3 चीज़ें मैं बहुत इसमें बताना चाहूँगा कि एक तो ये मल्टी फैसेटेड सर्विस है। आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में हो, आप मैनेजमेंट के किसी भी एस्पेक्ट को अगर आप, और या मान लीजिए आपको लॉ में इंटरेस्ट है, तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ क्योंकि मैन पावर है, मैन पावर मैनेजमेंट है, हमारे यहाँ यूनियंस हैं, हमारे यहाँ पर्सनल मैनेजमेंट HR आप कह लो, हमारे यहाँ मार्केटिंग कह लो, आप मटेरियल्स के में इंटरेस्टेड हो, आप ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड हैं, आप को इसके अलावा अगर आप को और काम करने हैं तो हमारे डेपुटेशंस पे बहुत लोग जाते हैं। मैं खुद UPSC में डेपुटेशन पे रहा और मैंने वहाँ काम किया, और विभिन्न मंत्रालयों में आप डेपुटेशन पे जाके भी काम कर सकते हैं। आप अपने को एनरिच कर सकते हैं। आप आर्मी पोस्टल सर्विस हमारे यहाँ, आप आर्मी में यूनिफॉर्म पहन सकते हैं जा कर के, वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। और फॉरेन डेपुटेशंस हैं, आप जैसे मैंने बताया UPU है, APPU है, इस तरह के संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जहाँ पे हमारे यहाँ के अधिकारी डेपुटेशन पे जाते हैं। कुछ परमानेंटली भी जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। उसके अलावा एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और वो भी उसके बाद हम जाते हैं रीजनल हेडक्वार्टर, जो कि किसी भी स्टेट के बड़ा शहर हो सकता है। जैसे अगर UP की बात करें तो इलाहाबाद है, लखनऊ है, आगरा, कानपुर, बरेली, ये 5-6 आपके, गोरखपुर, ये 6-7 आपके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। उसके बाद आप आएंगे सर्किल हेडक्वार्टर पे, तो वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का कैपिटल ही होता है। तो एक तो अगर आपको रिमोट एरियाज़ में जाने में हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि मुझे रिमोट एरियाज़ में काम करना है, ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि महिलाएं जो हैं उनके लिए, क्योंकि फैमिली की इम्पोर्टेंस होती है, उनके पति कहाँ काम कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है डाक विभाग में। और दिल्ली की पोस्टिंग्स हैं। उसके अलावा हमारा स्टाफ कॉलेज भी गाज़ियाबाद में ही है, पहले दिल्ली में ही हुआ करता था, तो वो भी एक हेडक्वार्टर है यहाँ पे। तो अगर ये देखें तो एक तो पोस्टिंग्स के हिसाब से, दूसरा ये कि बहुत टॉप हैवी डिपार्टमेंट नहीं है ये। यहाँ पे ऐसा मैंने बताया, नीचे तो तकरीबन 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ फुल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, और
दूसरे 2.5 लाख करीब हमारे जिसे सेमी गवर्नमेंट ग्रामीण डाक सेवक जिसे हम कहते हैं वो हैं। तो करीब 5-5.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, जो कि क्लास 1 ऑफिसर्स अगर आप देखो तो मुश्किल से 500-550 हैं, ग्रुप ए सर्विस जिसे कहते हैं, अंडर सेक्रेटरी से लेके सेक्रेटरी तक। तो टॉप हैवी डिपार्टमेंट नहीं है। हर बैच में इनटेक 8-10-12 के आसपास ही होता है। तो प्रमोशनल एवेन्यूज़ भी बहुत टाइमली हैं और तकरीबन हर अधिकारी जो है वो एक ऊपर के लेवल तक पहुंच जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मुझे आशा है कि जो दर्शक हैं उनको कोई भी अगर भ्रांति रही होगी इस सर्विस के बारे में वो दूर हुई होगी। एटलीस्ट आई felt educated because my understanding of postal department was different in the sense that I thought after the coming of digital age postal department will wind up, but as we got to know, I think it's growing, it's changed its role and it is benefiting everyone and helping the government to deliver so many schemes. So thank you very much for joining us today. Thank you, Anil. And I Thanks hope all of you would have enjoyed this conversation. Thank you very much. Thank you, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।